हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर 6 दैट इज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का ये हमारा चौथा और आखिरी लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले तीनों लेक्चर्स को तो एक्सेस कर ही सकते हैं, साथ साथ और भी जो बाकी के लेक्चर्स हैं उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंटेनिंग अ लैंड रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि लैंड के रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन मेंटेन करता है, उसको मेंटेन करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है अ न्यू लॉ, यानी कि एक नए कानून के बारे में जो सबको जानना जरूरी है, आपको भी हमको भी। आप चाहे तो अपने आसपास में भी इस लॉ के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। अब इस लॉ में क्या था, तो ये जो लॉ है, ठीक है, वो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया था, एक एक्ट, उसी से इस लॉ को बनाया गया। तो ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। तो जब कभी भी हम लोग फार्मर के बारे में बात करते हैं, किसान के बारे में बात करते हैं, ऐसे किसान के बारे में जिसके पास क्या है, भूमि है, तो हम लोगों के दिमाग में कौन सा ख्याल आता है कि पक्का वो क्या होगा, किसी पुरुष का बात हो रहा होगा। हम लोग कभी ये जज नहीं करते हैं कि हाँ ये किसान क्या महिला भी हो सकती है, ये हमारे दिमाग में नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसके पीछे कारण है। Women are seen as people who work on the fields but not as the people who own agricultural land। तो महिलाओं को ऐसा समझा जाता है कि वे लोग खेतों में काम तो कर सकती हैं लेकिन खेतों का मालिक नहीं बन सकती, ऐसा समझा जाता था पुराने हमारे सोसाइटी में। या अभी भी जो रूढ़िवादी जो सोसाइटी है हमारा, उसमें अभी भी वीमेन को ऐसा ही समझा जाता है, या तो वो घर का काम कर सकती है, या अगर खेत में काम कर रही है इसका मतलब वो गरीब है, लेबर है, और वो मालिक नहीं बन सकती कभी, ऐसा समझा जाता है। तो टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वीमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। तो अभी से कुछ साल पहले तक का बात है कि हमारा जो हिंदू लोगों का सोसाइटी है, स्पेशली इंडिया में हिंदू लोग मेजोरिटी में हैं, और हिंदू लोगों के सोसाइटी में महिलाओं को जो है भूमि का अधिकार नहीं दिया जाता था, एक तरह से भूमि में शेयर नहीं दिया जाता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमॉन्ग हिज सन। तो जब भी किसी पिता के मृत्यु होती थी, यानी कि किसी किसान का मृत्यु होता है, तो क्या किया जाता था पहले कि उसके प्रॉपर्टी को, उसका जो भी लैंड है या हाउस है, उसको उसके बेटों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। इससे कोई मतलब नहीं था कि उसके पास बेटी भी है, लेकिन जो भी डिवीज़न होता था वो सिर्फ बेटों में होता था, इक्वल इक्वल डिवीज़न बेटों को कर दिया जाता था। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, और अभी से कुछ साल पहले ही ये नियम को क्या कर दिया गया, सरकार के द्वारा बदल दिया गया। द न्यू In the new law, sons, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land। अब जो नया नियम आया है, जो नया कानून बना है, उसके हिसाब से अगर कोई किसान मरता है या किसान अगर चाहता भी है, तो उसका जो लैंड है, उसका जो प्रॉपर्टी है, उसमें उसके बेटा, उसके बेटी और उनके माता यानी कि किसान के पत्नी का भी शेयर होगा। यानी कि अब 3 लोगों का इक्वल इक्वल शेयर होगा, चाहे वो कितने भी बेटे हों, कितने भी बेटियां हों या बीवी हों। ठीक है, सबका क्या होगा, इक्वल इक्वल शेयर होगा इस नए नियम के अनुसार। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और ये जो नियम है ये सभी लोगों का इक्वल अधिकार होगा उसके प्रॉपर्टी में, किसी भी किसान के। ये नियम इस कंट्री के, हमारा जो देश है भारत के, हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में क्या होगा, लागू होगा। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन। और इस कानून से जो है सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, वीमेन को, महिलाओं को। कैसे, क्योंकि पुरुषों को तो इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, उनको तो पहले से भी क्या था, इक्वल शेयर मिलते आ रहा था, और शेयर तो उनको अब भी मिलेगा। लेकिन महिलाओं को क्या फ़ायदा हुआ, महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था, उनके पिता के प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं था कि उस प्रॉपर्टी का, उस लैंड का उनको कोई हिस्सा मिले। जहाँ पे वो पली बड़ी हैं वहाँ पे उनको बस शादी कर दिया जाता था, तो उसके बाद समझा जाता था वो पराई धन हो गई, और उनको अपने ससुराल भेज दिया जाता था। यानी कि उनके पैटर्नल जो घर है, यानी कि उनके माता पिता के घर में उनका अब कोई अधिकार नहीं रहता था। लेकिन इस नए कानून से क्या हुआ, अब उस लड़की को, कोई भी लड़की का, उसके माता पिता के घर पे, प्रॉपर्टी पे, लैंड पे, सब पे क्या है, इक्वल शेयर है, जितना कि उसके
भाइयों का है उतना ही उस लड़की का यानी कि उसके बहन लोगों का भी होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। तो किसी एक कृषि वाले परिवार की बेटी रहती है जिसका नाम क्या है, सुधा है। सी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। तो उसका शादी जो है, सुधा का शादी पड़ोस के गांव में कर दिया गया है और वह पड़ोस वाले गांव में ही किसी के साथ शादी करके वहीं पे सेटल्ड है, यानी कि वहीं पे रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। तो पिता के मृत्यु के बाद अब पड़ोस के गांव में रहती है तो वो हमेशा यानी कि अक्सर आया करती थी, क्यों, अपने गांव में यानी कि अपने पिता के गांव में अपने माता का हाथ बटाने, किस काम में, तो फार्मिंग के काम में, यानी कि कृषि कार्यों में अपने माता जी का हाथ बटाने के लिए सुधा जो है वो पड़ोस के गांव से अक्सर आया करती थी। हर मदर has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record। तो उसकी जो माता जी है उन्होंने क्या किया, पटवारी को बोला या जैसे भी हो पटवारी को मैसेज सेंड किया कि आप क्या कीजिए कि मेरा जो भी लैंड है उसको उसमें जो है इसका भी नाम ऐड कर दीजिए, यानी कि जो मेरा लैंड जो ट्रांसफ़र होगा वो मेरे बेटों के साथ साथ मेरे और भी जो बच्चे हैं उसके साथ साथ इसमें सुधा का भी शेयर कीजिए आप, और इसको अपने रिकॉर्ड में दर्ज कीजिए कि हाँ इनके लैंड में सुधा का भी क्या है, अधिकार है, सुधा का भी हिस्सा है। Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister। सुधा की जो माता जी है वो काफ़ी विश्वास से, काफ़ी दृढ़ निश्चयी होकर के क्या करती हैं, कृषि कार्यों को ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि संभालती है एक तरह से। किसके हेल्प से, तो हेल्प ऑफ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि सुधा के जो छोटे भाई बहन है उससे, उन लोगों की मदद से जो क्या है, सुधा की माता जी खेती के कार्यों को चलाती है, करती है। Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land। और इन सब के साथ साथ जो है अब कृषि कार्य भी हो रहा है, सुधा के भाई बहन भी उसमें क्या कर रहे हैं, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सुधा भी कभी कभी आकर के उसमें कॉपरेट करती है, काम में मदद करती है। अब सुधा को क्या बेनिफिट हो रहा है, तो सुधा को इससे एक जब लैंड मिल रहा है, उसको प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो सुधा को एक एश्योरेंस मिल रहा है, एक तरह से गारंटी मिल रहा है कि ज़िंदगी में अगर उसको कभी भी कोई दिक्कत हो, कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी और तरह का समस्या हो, उसके घर में ही कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके पास अपना एक तरह से लैंड है, एक तरह से प्रॉपर्टी है, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो उस लैंड पे क्या कर सकती है, आकर के एग्रीकल्चरल काम कर सकती है, या घर में अधिकार है तो वो वहाँ आकर के रह सकती है। इस तरह से क्या हुआ, सुधा को भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और ये एग्जाम्पल दिया, आप सुधा के बारे में मत सोचिए, आप इस एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए कि कैसे इस तरह से किसी और वीमेन को भी, किसी और महिला को भी इस नियम कानून से क्या होगा, फ़ायदा पहुंचा होगा। तो ये चैप्टर हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।